गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक विषय पे जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग का जो विषय है वो दो विषयों के ज्ञान से मिलकर बना है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और आजकल इस पे बहुत रिसर्च चल रही है और साइंटिस्ट जो हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो एक अच्छा क्वांटम कंप्यूटर बना सकें, जिसमें वो अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया है उसकी कंप्यूटेशनल पावर इतनी हाई नहीं है, इसलिए वो इसी कार्य में अभी लगे हुए हैं कि वो एक हाई एफिशिएंसी का क्वांटम कंप्यूटर बना सकें। और जो क्वांटम कंप्यूटिंग की जो फील्ड है वो बहुत ही वास्ट है, इसलिए हम इसमें कुछ ही विषयों के बारे में बताएंगे। पूरी फील्ड के बारे में तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए जो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो शुरुआत में जो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उनके बारे में आप सबने सुना ही होगा, वो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। तो वो बिलीव करते थे कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के हिसाब से जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स के रूप में होता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। तो जितने भी लॉज उस समय बने वो इसी थ्योरी पे बेस्ड थे और उनको कहा जाता था क्लासिकल लॉज, यानी कि ये जो लॉज थे ये क्लासिकल फिजिक्स के लॉज थे और इनको कहा जाता था क्लासिकल लॉज। तो जो कंप्यूटर्स भी उस समय बने वे इन्हीं लॉज पे बेस्ड थे और उनको क्लासिकल कंप्यूटर्स या ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता था। और इनफैक्ट आज भी जो कंप्यूटर्स आप यूज करते हैं वे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स ही हैं। पर पुराने जमाने के जो कंप्यूटर्स थे वो आजकल के कंप्यूटर्स से बहुत फर्क है, क्योंकि वो जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो साइज में बहुत बड़े होते थे और उनमें पंचिंग कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। उनमें जो उनकी जो कंप्यूटेशनल पावर थी वो भी काफी लो थी। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया साइंटिस्ट ने इनमें एडवांसमेंट किया, जो कंप्यूटर्स बनाए वो और उनको इम्प्रूव करते गए, जो नए नए कंप्यूटर्स बने। और इस तरह से जो आज कंप्यूटर्स हैं वो इतने एडवांस्ड हैं कि वो एक छोटे से छोटा बच्चा भी आसानी से हैंडल कर सकता है। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं इनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आपको शायद किसी को आइडिया है कि इनमें क्या लगाया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर? अच्छा, मैं बता देती हूँ। इनमें इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं जिसपे कि ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा लगाए जाते हैं वायर्स की मदद से। और ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनका एक फिक्स नंबर होता है, मगर एक लॉ है जो कि मूर्स लॉ है, जिसके हिसाब से हर दूसरे साल में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो कंप्यूटर में दुगने हो जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो उसके अंदर जो हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं उसकी संख्या हमें बढ़ानी होगी उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर हम उसकी संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो एक इंटीग्रेटेड चिप के ऊपर उसे लगाने के लिए हमें उसका साइज जो है वो घटाते जाना पड़ेगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेटेड चिप के ऊपर अकोमोडेट कर पाएंगे। तो इसलिए ट्रांजिस्टर्स का साइज जो है वो घटता जा रहा है और उनका नंबर बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। तो बहुत ही जल्द एक ऐसी स्थिति आएगी जबकि ये ट्रांजिस्टर्स इतने बढ़ जाएंगे नंबर में कि इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट एटॉमिक साइज के बराबर हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये क्लासिकल लॉज को ओबे नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय फिर ये हमें क्वांटम फिजिक्स की मदद लेनी पड़ेगी और जो कंप्यूटर्स सामने आएंगे वो होंगे क्वांटम कंप्यूटर्स। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने ये ऑलरेडी फोरसी कर लिया है कि ये जो मूर्स लॉ है ये बहुत ही जल्द एक डेड एंड पे आने वाला है। मतलब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनकी सैचुरेशन होने वाली है बहुत जल्दी, वो अपनी सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंचने वाले हैं। और इसीलिए उन्होंने इस फील्ड में, क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में अपना कार्य शुरू कर दिया है। तो एक्चुअली ये और कुछ भी नहीं है, ये है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना क्वांटम फिजिक्स की मदद से। और क्वांटम फिजिक्स जो है वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और बहुत ही मुश्किल भी फील्ड है, तो इसको पूरी तरह से समझना बहुत ही कठिन है। तो मैं एक कोटेशन आपको बताती हूँ इस विषय में। एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर जिन्होंने ये कोटेशन दिया है।
इसके हिसाब से, मतलब ये एक्चुअली ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज में था, मगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार है, इफ एनीबडी सेज ही कैन थिंक अबाउट क्वांटम फिजिक्स विदाउट गेटिंग गिडी, दैट ओनली शोज ही हैज नॉट अंडरस्टूड द फर्स्ट थिंग अबाउट देम। तो आई होप आप ये समझ ही गए होंगे कि क्वांटम फिजिक्स को पूरी तरह से समझ पाना किसी के लिए भी बहुत कठिन है। अब ये विषय हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले हम एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन टू क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, क्यूबिट्स एंड क्वांटम गेट्स, शोर्स एंड ग्रोवर्स एल्गोरिथम्स, फिजिकल रियलाइजेशन इन सिमुलेटर्स, फ्यूचर एप्लीकेशंस, एविडेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन ब्रेन। ये मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के साथ। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो न्यूटन थे वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बिलीव करते थे, यानी कि उनके हिसाब से मैटर जो था वो पार्टिकल्स के फॉर्म में था, और उन्होंने लाइट को भी पार्टिकल्स के फॉर्म में ही माना। जबकि कुछ ऐसे फिनोमेना थे लाइट के, कुछ ऐसा बिहेवियर था लाइट का जो इन पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पे नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता था, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स थे जिनको हम पार्टिकल नेचर के बिहाफ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे। तो इसके बाद 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में एक साइंटिस्ट थे थॉमस यंग, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस एक्सपेरिमेंट था, जिसके द्वारा उन्होंने पहली बार ये एस्टैब्लिश किया कि जो लाइट है वो न केवल पार्टिकल्स के फॉर्म में है, पर वो वेव के फॉर्म में भी है। तो ये इसीलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था। ये इसका सेटअप था एक्सपेरिमेंट का। इसमें आप देख सकते हैं कि एक उन्होंने बहुत थिन प्लेट ली जिसमें उन्होंने 2 पतली पतली खिड़कियां या स्लिट्स बनाई। इसके सामने उन्होंने एक कोहेरेंट सोर्स लाइट का, एक ऐसा स्रोत जिसकी केवल एक वेवलेंथ यानी मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज किया, जिससे कि उन्होंने लाइट डाली इस प्लेट के ऊपर। मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ होती हैं हर कलर की, मगर मोनोक्रोमैटिक लाइट में एक ही कलर होता है और उसकी एक ही वेवलेंथ होती है। जैसे कि लेजर लाइट एक एग्जाम्पल है मोनोक्रोमैटिक लाइट का। तो एक ऐसी लाइट का इस्तेमाल किया उन्होंने और इस प्लेट के ऊपर इस लाइट को डाला। इसके पीछे उन्होंने एक स्क्रीन रखा जिसके ऊपर इस प्लेट के थ्रू जो उन्होंने खिड़कियां या स्लिट्स बनाई थी उसके थ्रू जो लाइट पास हो रही थी उसका एक इंटरफियरेंस पैटर्न बना इस स्क्रीन के ऊपर। और इस इंटरफियरेंस पैटर्न को अगर देखा जाए तो उससे हमें पता चलता है कि जब लाइट दोनों स्लिट्स के थ्रू पास करती है तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफियर करती है लाइट बीम्स, और इसकी वजह से हल्के और गाढ़े रंग के बैंड्स बनते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसलिए इस पर्टिकुलर बिहेवियर को हम पार्टिकल नेचर के ऊपर, मतलब पार्टिकल नेचर के हिसाब से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, और ये केवल वेव नेचर के हिसाब से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसलिए पहली बार ये जो है सामने आया कि लाइट जो है उसमें वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, जिन्होंने एक सजेशन दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट होती है बॉडीज में वो होती है एक एलिमेंट्री यूनिट h न्यू का मल्टीपल। तो वो एक्चुअली क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। क्वांटाइज्ड से मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होती है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रिलीज होती है, मगर छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होती है। और उसको हम लिख सकते हैं एज 0, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एक्सेट्रा। मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्टीपल्स ऑफ h न्यू के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि अगर लाइट को कुछ सर्फेसेस पे डाला जाए तो उन सर्फेसेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं उन सर्फेसेस से, जैसे कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी सर्फेस है,
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो h न्यू के बराबर होती है और वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो इसको कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया फोटॉन्स का। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर एक और साइंटिस्ट थे बोर। बोर ने एक पोस्टुलेट बनाया जिसके द्वारा उन्होंने एंगुलर मोमेंटम निकाला इलेक्ट्रॉन का। अब आप सभी जानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के गोल गोल घूमते हैं। तो जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं तो उनमें जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम से हम समझते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में होते हैं तो उनके मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो जो उनका एंगुलर मोमेंटम होता है उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो निकलता है mvr इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ h/2π के फॉर्म में। यहाँ m क्या है? मास है इलेक्ट्रॉन का, v उसकी वेलोसिटी या स्पीड है और r जो है रेडियस है सॉरी उस ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। नेक्स्ट है साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली और इन्होंने एक पोस्टुलेट बनाया जिसके द्वारा इन्होंने रिलेशनशिप निकाला मोमेंटम का विथ वेवलेंथ। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्योंकि वो मोशन में होते हैं इसलिए वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं और उनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के। तो उन्होंने इक्वेशन निकाली लैम्डा इज इक्वल टू h/p। यहाँ पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और p जो है मोमेंटम है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है उस पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। और अगर हम p को लिखें मतलब इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी तो मोमेंटम को लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में, यानी कि p इज इक्वल टू m इंटू v। तो लैम्डा कितना हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। तो यहां से एक और रिलेशनशिप मिला, वो मिला वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच का, यानी कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था जो एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे अर्विन श्रोडिंगर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। इनको क्वांटम मैकेनिक्स का फादर माना गया है क्योंकि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन एस्टैब्लिश की थी जिसको कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। और ये श्रोडिंगर इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये हेल्प करती है क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करने में किसी भी फिजिकल सिस्टम के जो चेंज होता है टाइम के साथ। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी दिया है जिसको एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में जिसको कहते हैं श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। शायद आप लोगों ने किसी ने इसके बारे में सुना भी होगा, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर किसी एक कैट को या एक बिल्ली को एक डब्बे में बंद कर दिया जाए और उस डब्बे के अंदर अगर एक पॉइजन का इंजेक्शन लगाया जाए तो जब तक डब्बा बंद रहेगा हमें ये पता नहीं चलेगा कि बिल्ली ने वो पॉइजन कंज्यूम किया या नहीं किया। तो अगर उस बिल्ली ने वो पॉइजन नहीं कंज्यूम किया तब तो वो जिंदा होगी और अगर उसने कर लिया होगा तो वो मर गई होगी। तो जब तक डब्बा नहीं खुलता तब तक हमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज मान के चलनी पड़ती हैं कि कैट जो है वो जिंदा भी है और मरी भी हुई है। मगर जैसे ही डब्बा खुलता है तो क्या हो जाता है? मेजरमेंट हो जाता है। तो जब भी किसी क्वांटम स्टेट का मेजरमेंट करते हैं तो वो कोलैप्स करके किसी एक स्टेट में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जो दोनों क्वांटम स्टेट्स हैं वो किसी एक स्टेट में तब्दील हो जाएंगी, यानी या तो कैट जिंदा निकलेगी डब्बे में से या वो मरी हुई निकलेगी। फिर एक साइंटिस्ट थे जॉन फॉन नॉमन। इनका भी कंट्रीब्यूशन क्वांटम फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इन्होंने मैथमेटिकल फाउंडेशन ले करी क्वांटम मैकेनिक्स की और इसके लिए इन्होंने एक हर्मिशियन ऑपरेटर निकाला हिल्बर्ट स्पेस के टर्म्स में। हिल्बर्ट स्पेस जो है वो एक कंप्लीट वेक्टर स्पेस है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है तो इसके बारे में जब आप आगे वेक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो आपको शायद ज्यादा समझ आएगा।
मूर्स लॉ के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। ये ग्राफ है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे मूर्स लॉ जो है वो एक डेड एंड की तरफ प्रोसीड कर रहा है और कैसे जो ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे क्लासिकल ट्रांजिस्टर्स वो ग्रेजुअली एक सैचुरेशन लेवल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि उनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट एटॉमिक साइज तक पहुंच चुका है। और अगर ऐसा होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वो एटॉमिक साइज तक पहुंच जाएंगे तो वो क्लासिकल लॉज को ओबे नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में ये कंप्यूटर्स जो है वो अपनी सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। ये केवल एक फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड इंफॉर्मेशन थियोरी के बीच में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं और इन्हीं से मिलकर जैसे हमने देखा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड बनी है, तो इन दोनों फील्ड्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लासिकल इंफॉर्मेशन और क्वांटम इंफॉर्मेशन में क्या रिलेशनशिप है। क्लासिकल इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही छोटी है क्वांटम इंफॉर्मेशन के सामने। इनफैक्ट क्लासिकल इंफॉर्मेशन जो है उसको हम एक सबसेट मान सकते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन का। अब हम आते हैं क्यूबिट्स पे। तो क्लासिकल कंप्यूटर्स में आप सभी जानते होंगे जो इंफॉर्मेशन है वो 0 या 1 के फॉर्म में दी जाती है। तो कोई भी अल्फाबेट या न्यूमरल कुछ भी अगर हमें उसमें इनपुट करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन को हमें 0 और 1 की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, मतलब कंप्यूटर से 0 और 1 की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझता है। तो इस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है और 0 और 1 को हम कहते हैं बिट्स। मगर क्वांटम कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो बिट्स की नहीं बल्कि क्यूबिट्स की लैंग्वेज होती है। और क्यूबिट का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। एक सिंबल दिया हुआ है जिसको बोलते हैं साई। तो कैट साई इज इक्वल टू अल्फा कैट 0 प्लस बीटा कैट 1। वो जो सिंबल है ना जो ब्रैकेट की तरह लग रहा है आपको, वो उसको कहते हैं कैट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है जो कि क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कैट साई है ये हमारा क्वांटम स्टेट है। और क्वांटम स्टेट जो है वो मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, बिट जो है वो तो केवल 2 तरह के होते हैं, 0 या 1, मगर इसमें ऐसा नहीं है। अल्फा और बीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो वो कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्वांटम स्टेट्स जो है वो केवल 2 नहीं होती हैं मगर वो मल्टीपल होती हैं, कई सारी हो सकती हैं। अब ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं उनकी स्टार्टलिंग स्पीड अप के साथ। एल्गोरिदम एक्चुअली जब कोई भी मशीन बनाते हैं साइंटिस्ट वगैरह तो उससे पहले ही उससे रिलेटेड कुछ एल्गोरिदम्स बन जाते हैं। एल्गोरिदम्स एक ऐसा तरीका है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको अगर हम फॉलो करें तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर समझाया जाए तो इसको इसी तरह से समझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी नंबर को फैक्टराइज करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखे जाएंगे और वो स्टेप्स जो हैं वो कहलाएंगे एल्गोरिदम। और उन स्टेप्स की मदद से वो फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एल्गोरिदम्स जो हैं वो जो क्वांटम की फील्ड में जो एल्गोरिदम्स बने हैं उनको हम कहते हैं क्वांटम एल्गोरिदम्स। और उनमें से कुछ एल्गोरिदम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि डॉयश एल्गोरिदम 1985 में बना था, 1992 में डॉयश जोसा एल्गोरिदम, 93 में बर्नस्टीन वाजुरानी एल्गोरिदम, 94 में साइमंस एल्गोरिदम, 94 में ही शोर्स एल्गोरिदम और 96 में ग्रोवर्स एल्गोरिदम। मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि समय भी कम है और इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं आपको शोर्स एंड ग्रोवर्स एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वांटम गेट्स पे, क्योंकि क्वांटम गेट्स जो हैं वो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में। क्वांटम गेट्स की मदद से हम अपने जो भी कंप्यूटेशंस हैं उनको कर सकते हैं और क्वांटम इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। तो गेट्स जो है वो हमें मदद करते हैं इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में। जैसे कि अगर क्लासिकल गेट्स हैं तो वो क्लासिकल कंप्यूटर में क्लासिकल गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एक्सेट्रा। इसी प्रकार
क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे सिंपल क्वांटम गेट है क्वांटम नॉट गेट, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्वांटम नॉट गेट का जो फंक्शन है वो इस प्रकार है कि वो किसी भी जो क्यूबिट उसको हम देते हैं उसको वो इन्वर्ट कर देता है। तो जो भी क्वांटम स्टेट उसको हम देते हैं वो उसको उल्टा कर देता है। जैसे अगर कैट 0 है तो उसको कैट 1 बना देगा, कैट 1 है तो उसको कैट 0 बना देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही हो रहा है। इनपुट साइड में हमने दिया है इसको अल्फा कैट 0 प्लस बीटा कैट 1, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, अल्फा कैट 1 प्लस बीटा कैट 0। तो इसमें जो भी स्टेट्स हैं उनको उल्टा कर दिया है। तो ये इसका फंक्शन होता है क्वांटम नॉट गेट का, और इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नीचे दिया हुआ है स्लाइड पे। फिर नेक्स्ट गेट है क्वांटम जेड गेट। इस गेट का ये फंक्शन होता है कि अगर कैट 0 इसको दिया जाता है तो कैट 0 को तो ये कुछ नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, एज इट इज छोड़ देता है। मगर इसको अगर हम कैट 1 देते हैं तो ये इसको माइनस कैट 1 बना देता है। तो अगेन इंफॉर्मेशन अगर हमने दी इन द फॉर्म अल्फा कैट 0 प्लस बीटा कैट 1, तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा अल्फा कैट 0 माइनस बीटा कैट 1 में, क्योंकि कैट 1 को ये बना देता है माइनस कैट 1। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है, और इसका मैट्रिक्स फॉर्म नीचे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट इज हैडमर्ड गेट। हैडमर्ड गेट जो है वो ऐसा गेट है जो कि कैट 0 को बना देता है कैट 0 प्लस कैट 1 बाय रूट 2, और कैट 1 को बना देता है कैट 0 माइनस कैट 1 बाय रूट 2। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कैसे जब हम इसको एक इनपुट देते हैं तो ये इसको कन्वर्ट करके आउटपुट में बदल देता है। यहाँ पे इसकी ट्रूथ टेबल दी हुई है। किसी भी गेट की ट्रूथ टेबल हम बना सकते हैं जिसमें कि हम उसको जो हम इनपुट्स देते हैं वो एक साइड लिखते हैं, उसका जो एक्शन होता है वो हम बीच में लिखते हैं उस गेट का, और जो उसका आउटपुट होता है वो हम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो इस तरह से हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हैडमर्ड गेट की ट्रूथ टेबल दी हुई है। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेकर आपको बता देते हैं। जैसे आपने कैट 0 दिया इनपुट में, तो कैट 0 के ऊपर इसने अपना ऑपरेशन किया हैडमर्ड गेट में, और फाइनली जो आउटपुट दिया इसने वो है इन द फॉर्म कैट 0 प्लस कैट 1 बाय रूट 2। तो इस तरह से ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कुछ मैट्रिसेस हैं जिनका नाम है पॉली मैट्रिसेस, जो हम क्वांटम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से 4 तरह के पॉली मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया जाता है: पॉली आई मैट्रिक्स, पॉली एक्स मैट्रिक्स, पॉली जेड मैट्रिक्स और पॉली वाई मैट्रिक्स। तो इन सब का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, और क्या इनकी वैल्यूज हैं वो इस स्लाइड पर दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट है सी नॉट गेट, कंट्रोल्ड नॉट गेट। कंट्रोल्ड नॉट गेट में 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होते हैं, जबकि नॉट गेट में हमने देखा था केवल 1 इनपुट और 1 आउटपुट था। तो कंट्रोल्ड नॉट गेट का ये फंक्शन होता है कि एक तो इनपुट कहलाता है कंट्रोल क्यूबिट और दूसरा इनपुट कहलाता है टारगेट क्यूबिट। तो यहाँ पे कैट ए जो लिखा हुआ है ना ऊपर, आप देख सकते हैं सिंबल में जो ऊपर लिखा हुआ है कैट ए, वो है कंट्रोल क्यूबिट, और जो कैट बी लिखा हुआ है वो है टारगेट क्यूबिट। तो जब कंट्रोल क्यूबिट 0 रहता है तब तो टारगेट जैसे का तैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मगर जब कंट्रोल क्यूबिट को हम 1 बना देते हैं, या कंट्रोल क्यूबिट जब 1 होता है तब टारगेट जो है वो उल्टा हो जाता है, वो इन्वर्ट हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। तो इसके नीचे अगर आप देखें तो अलग अलग इनपुट स्टेट्स में क्या आउटपुट रहेगा वो दिया हुआ है। जैसे कि पहला है कैट 0 0। कैट 0 0 का मतलब ये हुआ कि जो कंट्रोल क्यूबिट है वो भी 0 है और टारगेट क्यूबिट है वो भी 0 है। अगर दोनों 0 रहेंगे तो हमारे आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें कैट 0 0 ही मिलेगा। अगर इनपुट स्टेट हमारा कैट 0 1 है तो भी हमारा आउटपुट कैट 0 1 ही रहेगा, क्योंकि कंट्रोल क्यूबिट 0 है। अगर इनपुट स्टेट कैट 1 0 है तो क्या होना चाहिए, टारगेट जो है वो उल्टा हो जाना चाहिए, तो हमें मिलना चाहिए कैट 1 1। तो हमें आउटपुट में मिलता है यहाँ पे कैट 1 1। और यदि हमारा इनपुट है कैट 1 1 तो हमारा आउटपुट होना चाहिए कैट 1 0।
ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म है सी नॉट गेट का। नेक्स्ट हमारा है स्वॉप गेट। स्वॉप गेट जैसे कि नाम सजेस्ट करता है वो दो इनपुट्स को इंटरचेंज कर देता है, स्वॉप कर देता है। तो इसकी ट्रूथ टेबल अगर आप देखें नीचे दी हुई है, तो इसमें ये दोनों इनपुट्स को एक दूसरे से बदल देता है। अगर 0 है दोनों या 1 है दोनों तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बदल रहा है कि नहीं, मगर अगर एक 0 और एक 1 है तो आपको इजीली पता चलेगा कि इसने दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। जैसे कि सेकेंड और थर्ड केस में आप देख सकते हैं कि कैट 01 और कैट 10 के केस में इसने दोनों इनपुट्स को आउटपुट में इंटरचेंज कर दिया है। तो ये बन गया है कैट 10 और कैट 01। तो ये इसका काम होता है स्वॉप गेट का। ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है टॉफली गेट। टॉफली गेट को हम सी स्क्वायर नॉट गेट भी कहते हैं और इसमें 3 इनपुट्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि फर्स्ट 2 जो होते हैं उनको हम कंट्रोल क्यूबिट्स कहते हैं और थर्ड वाले को हम टारगेट क्यूबिट कहते हैं। तो अगर हमारे दोनों कंट्रोल क्यूबिट 1 होते हैं तभी टारगेट क्यूबिट स्लिप होता है, अदरवाइज वो सेम रहता है। इसके नेक्स्ट होते हैं बेल स्टेट्स। बेल स्टेट्स को हम ईपीआर स्टेट्स भी कह सकते हैं, यानी कि आइंस्टाइन पोडोल्स्की रोजन स्टेट्स, उन साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको निकाला। ये बेल स्टेट्स 4 प्रकार के होते हैं और ये क्वांटम इंटैंगल्ड क्यूबिट्स होती हैं। एक्चुअली वो क्यूबिट्स जो आपस में उलझी हुई हो, जिनको एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन हो, तो ऐसी क्यूबिट्स को हमने नाम दिया है बेल स्टेट्स का। तो ये 4 प्रकार के बेल स्टेट्स होते हैं, कैट बेटा 00, कैट बेटा 01, कैट बेटा 10 और कैट बेटा 11। नेक्स्ट हम एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वांटम टेलीपोर्टेशन की। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इस एप्लीकेशन के, आपको केवल शॉर्ट में समझा दूंगी कि टेलीपोर्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में हम क्या करते हैं कि क्वांटम स्टेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं एक क्लासिकल चैनल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमने ये एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 फ्रेंड्स थे, एलिस और बॉब, वो एक दूसरे से बहुत साल पहले मिले और जब वो एक दूसरे से मिले तो उन्होंने एक ईपीआर पेयर यानी कि एक क्वांटम एंटेंगल्ड पेयर या एक बेल स्टेट आपस में शेयर किया। मान लीजिए कि बेटा 00 वो बेल स्टेट था जो उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया। अब कुछ समय के बाद वो लोग अलग अलग जगह चले गए और जब वो अलग अलग जगह गए तो वो अपने अपने क्यूबिट को मान लीजिए एक पेन ड्राइव पे डालकर ले गए। अब बहुत साल के बाद मान लीजिए एलिस को कोई क्वांटम इंफॉर्मेशन बॉब के पास भेजनी है, तो वो किस प्रकार भेजेगी? तो वो भेजेगी क्वांटम टेलीपोर्टेशन के प्रोसेस के द्वारा, और ये उसका सर्किट है जिसके द्वारा वो इंफॉर्मेशन को भेजेगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि सी नॉट गेट का इस्तेमाल किया गया है, हैडमर्ड गेट का इस्तेमाल किया गया है, तो और पॉली गेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इन सब के इस्तेमाल के बाद जो इंफॉर्मेशन कैट साई जो एलिस के पास थी, जिसको उसे बॉब के पास भेजना था, वो फाइनली अगर आप देखें तो एकदम एंड में बॉब की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एलिस का नाम लिखा है और एक्चुअली बॉब जो है उसका वो यहाँ पे जहाँ कैट साई लिखा हुआ है नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में, वहां पे बॉब है। तो जो इंफॉर्मेशन एलिस के पास थी वो फाइनली बॉब के पास पहुंच जाती है, मगर ये एग्जैक्टली वही क्यूबिट नहीं है जो एलिस के पास था। जब एलिस अपने क्यूबिट को मेजर करती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो क्यूबिट बॉब के पास पहुंचता है वो केवल उसकी एक कॉपी होती है और वो जरूरी नहीं है कि कैट साई के फॉर्म में ही पहुंचे, उसमें कुछ एरर्स भी हो सकती हैं। तो उन एरर्स को दूर करने के लिए वो एक सूटेबल पॉलीगेट का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह पॉलीगेट के इस्तेमाल के बाद जो बॉब है वो इंफॉर्मेशन को कैट साई के फॉर्म में रिसीव कर सकता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इसमें हम क्लासिकल चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो इंफॉर्मेशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड पे नहीं ट्रैवल कर सकती। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है बॉब तक वो केवल एक कॉपी होती है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की, और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो जाती है।
ये क्वांटम एंटेंगल सेटअप दिया हुआ है यहाँ पर। क्वांटम कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो एक्चुअली पोलराइजेशन ऑफ फोटॉन्स के द्वारा किया जाता है, और वो या तो रेक्टिलिनियर हो सकता है या फिर वो डायगनली हो सकता है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक दी जाती है तो जो भेजने वाला है वो रिसीवर को बता देता है कि उसने मतलब किस तरह की इंफॉर्मेशन भेजी है, क्या पैटर्न है उसका, कि वो रेक्टिलिनियर और डायगनल के फॉर्म में भेजी जाती है, तो किस प्रकार से वो भेज रहा है वो उसको बता देता है। तो अगर बीच में कोई ईव्सड्रॉपिंग करता है तो ये इन्फॉर्मेशन जो है डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो इस तरह से बॉब को मालूम पड़ जाता है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन को टैंपर किया है, किसने इस इन्फॉर्मेशन पे ईव्सड्रॉपिंग करी है। तो ये इसका महत्व है। ये इसका सेटअप है क्वांटम कम्युनिकेशन का। अच्छा, शोर्स एल्गोरिदम जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके द्वारा हम एक बहुत बड़े नंबर को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको अगर हम फॉलो करें तो हम इसके द्वारा बड़े से बड़े नंबर को सेकंड्स के अंदर फैक्टराइज कर सकते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और ये है ग्रोवर्स एल्गोरिदम। इसके बाद हम ग्रोवर्स एल्गोरिदम पे आ जाते हैं। ग्रोवर्स एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके द्वारा हम कोई सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मान लीजिए बहुत सारे शहरों के बीच का शॉर्टेस्ट रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टडी करेंगे जिसमें हम अलग अलग रूट्स निकालेंगे, सारे शहर को जो कनेक्ट करती होगी, सारे सिटीज को जो कनेक्ट करती होगी, और उन सब में से जो सबसे छोटा रूट होगा उसको निकालेंगे। तो मान लीजिए हमने ऐसे n रूट्स निकाले, तो हमारा जो ऑर्डर होगा ऑपरेशंस का वो n हो जाएगा क्लासिकल कंप्यूटर द्वारा, अगर हम इसे करें तो। मगर अगर हम क्वांटम की टेक्निक से इसे करेंगे तो ये रूट n ऑर्डर में हो जाएगा। तो यानी कि हम इसी सर्च ऑपरेशन को बहुत ही शीघ्रता से और कम समय में कर पाएंगे। ये इसका स्कीमेटिक सर्किट है ग्रोवर्स सर्च का। अब हम सीधे इस पे आ जाते हैं 3D यूनिकास्ट यूजिंग टेलीपोर्टेशन पे। तो टेलीपोर्टेशन के द्वारा हो सकता है फ्यूचर में हम 3 डायमेंशनल इमेजेस को एक जगह से दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट कर पाए, पहुंचा पाए। अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, मगर फ्यूचर में हो सकता है ये पॉसिबल हो। और यूनिकास्ट का मतलब होता है किसी एक लोकेशन पर उसको टेलीपोर्ट करना। तो यदि हम किसी 3 डायमेंशनल इमेज को किसी एक लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर पाए तो उसको हम कहते हैं 3D यूनिकास्ट। और 3D मल्टीकास्ट होता है अलग अलग लोकेशंस पर उसी एक इमेज को टेलीपोर्ट करना। तो अगर हम किसी 3 डायमेंशनल इमेज को कई जगह एक ही टाइम पे टेलीपोर्ट कर पाए तो उसको हम कहते हैं 3D मल्टीकास्ट। अब क्वांटम कंप्यूटिंग की जो फील्ड है वो बहुत ही वास्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम सारी चीजों को भी कवर नहीं कर सकते, समय का भी अभाव है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स वैसे हमें लगता है कि हमसे बहुत दूर हैं, मगर अगर देखा जाए तो वो हमारे बहुत करीब हैं। इनफैक्ट वो हमारे ब्रेन के अंदर ही मौजूद हैं। आपने बहुत सुना होगा आजकल साइंटिस्ट जो है इस फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं और इसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रोटीन असेंबलीज हैं जो न्यूरॉन्स में यानी कि नर्व सेल्स में हमारे ब्रेन में प्रेजेंट हैं, और ये बिल्कुल क्वांटम कंप्यूटर्स का ही काम करती हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म में अब हमारे बहुत नजदीक आ चुके हैं। ये इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इस फील्ड में जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, रिसर्च काफी जोर शोर से चल रहा है। DEI में भी बहुत रिसर्च चल रहा है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं जिनमें इसके ऊपर काफी डिस्कशंस भी हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो एक प्रभावशाली क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद।